नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल सोनी संभवी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम अपने इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में साइंस की एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम हल कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस को हमने अलग-अलग परीक्षाओं को ध्यान में रख कर के चयन किया है। जैसे एमपीपीएससी की परीक्षा, एमपीएसआई की परीक्षा और एमपी कांस्टेबल की परीक्षा, आरआरबी जैसी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इन क्वेश्चंस को चयनित किया है यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये जो सीरीज़ है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। हम अपने पिछले सीरीज़ में बहुत सारे टॉपिक्स को हल कर चुके हैं। जैसे हमने कोशिका, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम जैसे टॉपिक के क्वेश्चंस को हल कर लिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को हमने हल किया था। आज हम आगे बढ़ते हुए एंडोक्राइन सिस्टम मतलब अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको हल करने वाले हैं। परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मुख्यतः हार्मोन से संबंधित होते हैं। आज हम इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उसको हम हल करेंगे। कल एक और हम इसका पार्ट बी भी लेकर के आएँगे, जिसमें भी और भी ज़्यादा जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे, उनको भी हल करेंगे। 2 पार्ट में हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे और अपनी सीरीज़ के पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में कौन-सी ग्रंथि नलिका विहीन होती है? मतलब ऐसी कौन-सी ग्रंथि है जो वाहिनीहीन है, वाहिनी नहीं पाया जाएगा, उसमें डक्ट नहीं पाया जाएगा, ऐसी कौन-सी ग्रंथि जो है वो हो सकती है? देखिए, यहाँ पर ये सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारे शरीर में 2 तरह की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। एक ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और एक ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। पहले हम थोड़ा-सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आखिरकार ये चीज़ें हैं क्या? एक ग्रंथि 2 तरह की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 2 तरह की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक ग्लैंड को हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, एक को हम कहेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि, जिसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखिए, अब ये होता क्या है हम इसे समझ लेते हैं कि आखिरकार अंतःस्रावी ग्रंथि या फिर जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कह रहे हैं और बहिस्रावी ग्रंथि जिसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कह रहे हैं, आखिरकार ये हैं क्या? देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारे जो कहना चाहिए कि हार्मोन और एंजाइम वगैरह रिलीज़ होते हैं। तो इनके रिलीज़ होते समय ऐसी ग्रंथियाँ जिनमें किसी तरह का कोई भी नलिका नहीं पाई जाएगी, बल्कि वो अपने स्राव को सीधे तौर पर ब्लड में ही रिलीज़ करेंगे। यहाँ पर किसी तरह की कोई भी नलिका नहीं पाई जाएगी और जो भी ये रिलीज़ करेंगे, वो सीधे ब्लड में ही रिलीज़ करेंगे। तो ऐसी ग्रंथियों को हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और ऐसी ग्रंथियाँ जो जो कुछ भी रिलीज़ कर रहे हैं, उसे नलिका की मदद से रिलीज़ करेंगे। मतलब इनमें ट्यूब्स पाए जाएँगे, वेसल्स पाए जाएँगे और उनकी मदद से ये अपने क्या बोलते हैं स्राव को रिलीज़ करेंगे, तो उन्हें हम कहते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि और ये सीधे ब्लड में रिलीज़ ना करके पहले ट्यूब के ज़रिए जो है इनमें स्राव का रिलीज़ होता है। तो यहाँ पर किसी तरह की कोई भी नलिका नहीं पाई जाती और यहाँ पर नलिका पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो रिलीज़ करते हैं, उन्हें सामान्यतः हम कहते हैं हार्मोन, उन्हें कहा जाता है हार्मोन और बहिस्रावी ग्रंथियाँ जो कुछ भी रिलीज़ करते हैं, उन्हें सामान्यतः कहा जाता है एंजाइम। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि हार्मोन क्या होता है, एंजाइम क्या होता है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से रिलीज़ होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से वो रिलीज़ होते हैं। और यदि ये पूछा जाए कि एंजाइम कहाँ से रिलीज़ होते हैं, तो बहिर्स्रावी ग्रंथियों से रिलीज़ होते हैं और यह एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। अब हम इसके बेसिक एग्ज़ाम्पल भी देख सकते हैं कि आखिरकार अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो कौन-सी हो सकती है। तो जैसे हम बहुत सारी ग्रंथियों के बारे में देखते हैं। हम एक ग्रंथि के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। ये जो होती है, ये पीयूष ग्रंथि इसका एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है। और बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में देखा जाए तो जैसे लार ग्रंथि हो सकती है और साथ ही साथ में देखा जाए तो पसीने से संबंधित जो ग्रंथियाँ होती हैं,
उनसे संबंधित ग्रंथियां यह हो सकती हैं। तो हमने एक एक ही मतलब क्या बोलते हैं, एक प्रश्न की मदद से ये समझने की कोशिश की कि आखिरकार एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। जहां पर नलिकाएं नहीं पाई जाएंगी ऐसी ग्रंथियों को हम कहेंगे अंतःस्त्रावी ग्रंथि, और जहां पर नलिकाएं पाई जाएंगी और जो भी स्त्राव हो रहा है, जो कुछ भी रिलीज हो रहा है, वो नलिका की मदद से, ट्यूब्स या वेसल्स की मदद से होगा, उसे हम कहते हैं बहिस्त्रावी ग्रंथि। यहाँ पर जो कुछ भी रिलीज होगा वो सीधे ब्लड में आकर के रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो रिलीज करते हैं उसे कहते हैं हार्मोन, और वहां पर सामान्यतः जो रिलीज होता है उसे हम कहते हैं एंजाइम। यहां पर देखिए इसका एक एग्जाम्पल हमने देखा जैसे कि पीयूष ग्रंथि, और वहां पर हमने एग्जाम्पल देखा लार ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि, ये सब कुछ जो है बहिस्त्रावी ग्रंथियां हो सकती हैं। अब प्रश्न की तरफ वापस आते हैं, ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी था। जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि आखिरकार ये पूरे क्वेश्चंस जो है वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। हमें पता होना चाहिए कि अंतःस्त्रावी ग्रंथि जो है वो क्या है। तो हम अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और यहां पर लिखा हुआ है मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन होती है, मतलब डक्टलेस होती है, उसमें किसी तरह का कोई भी डक्ट नहीं पाया जाता है। तो अब हम इसको देखेंगे। देखिए यहां पर क्या लीवर ऐसा हो सकता है, तो लीवर इसका एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है। पसीने की ग्रंथि, अभी हमने देखा पसीने की ग्रंथि क्या होती है, ये एक्सोक्राइन होती है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल नहीं है, बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है। ये यहां पर लिखा है कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन होती हैं, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि सीधे तौर पर दे दिया गया है। इसके अंदर की किसी ग्लैंड के बारे में पूछा नहीं गया है, कोई एग्जाम्पल नहीं दिए गए इसके, सीधे हेडिंग ही यहां पर दे दी गई, ऐसी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाएंगी जो डक्टलेस होंगी, और ये भी इसका आंसर नहीं है। तो हमने इस तरीके से देखा, ऐसी ग्रंथियां जिसमें कोई तरह का डक्ट नहीं पाया जाएगा उसको हम कहेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। यकृत के बारे में एक फैक्ट और देख लेते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। तो इस तरीके से हमने एक प्रश्न की मदद से बहुत सारे फैक्ट और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्त्राव करती है, मतलब ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने के लिए कि कौन सी ग्रंथि काम करती है। देखिए जरा कौन सी ग्रंथि हो सकती है ये, तो ये जो पहले नंबर पे लिखी हुई है जिसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, ये सही आंसर है। पैराथायरॉइड इससे संबंधित नहीं है, थायराइड ग्रंथि भी इससे संबंधित नहीं है, और एड्रीनल भी संबंधित नहीं है। पीयूष ग्रंथि इसका बिल्कुल सही आंसर है, जो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगी। अब देखो ऑक्सीटोसिन के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार ये क्या है। ऑक्सीटोसिन के बारे में यदि देखा जाए तो सबसे पहले हम इसके दूसरे नामों को देख लें, तो इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, और इसकी वजह से इसको बॉन्डिंग मतलब बॉन्डिंग बनाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है, बॉन्डिंग बनाने का काम करेगा। इसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, ये भी पता होना चाहिए, बर्थ हार्मोन भी कहा जाएगा। और ये काम क्या करता है, तो देखिए ये जब कभी भी माता, कोई गर्भवती माता होती है, तो दुग्ध को स्त्रावित करने में, मतलब मिल्क को रिलीज करने में मदद करता है, तो दुग्ध को स्त्रावित करने में मदद करेगा। और साथ ही साथ में जब माता किसी बच्चे को जन्म देती है तो गर्भाशय के संकुचन में भी ये मदद करता है, ये उसमें भी मदद करता है, गर्भाशय के संकुचन में भी यह मदद करेगा। तो इतनी जानकारियां हमने ऑक्सीटोसिन के बारे में जानी है। हमने ये देखा कि यह लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, बॉन्डिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लव हार्मोन और बॉन्डिंग हार्मोन इसको क्यों कह रहे हैं? जब माता किसी अपने बच्चे को गले लगाती है ना, उससे प्यार करती है, तो उस समय पर ये हार्मोन रिलीज होता है, जो उन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन बनाने का, विश्वास बनाने का काम करता है, उनके बीच में एक लगाव बनाने का काम करता है। तो इसलिए इसे लव हार्मोन और बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, और इसलिए इसको बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। बर्थ हार्मोन भी इसका नाम है। क्या काम करेगा?
तो माता के शरीर में मिल्क को प्रोड्यूस कराने में मदद करेगा, मिल्क को स्त्रावित कराने में मदद करेगा, और गर्भाशय के संकुचन में भी मदद करता है जब कोई माता अपने बच्चे को जन्म देती है। तो इसलिए इतने तरह के कामों को ऑक्सीटोसिन करता है। और कहाँ से रिलीज होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि इसको स्त्रावित करने का काम करती है। ये बिल्कुल इसका सही जो है आंसर है। अब यहां पर देखा जाए, पैराथायरॉइड ग्रंथि के बारे में भी दिया हुआ है, थायराइड ग्रंथि के बारे में भी दिया हुआ, और एड्रीनल ग्रंथि के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी हम यहाँ पर जान लेते हैं। पैराथायरॉइड क्या काम करता है? तो ये पैराथायरॉइड हार्मोन को रिलीज करेगा। थायराइड ग्रंथि क्या करेगी? ये थायरोक्सिन को रिलीज करेगी। और एड्रीनल ग्रंथि जो है एक एड्रीनेलिन नाम के हार्मोन को रिलीज करती है। अभी आगे इससे संबंधित प्रश्न भी काफी ज्यादा आएंगे, तब हम उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा गहन जो उसके बारे में जानकारियां हैं उसको जानेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। और अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा रक्त दाब का प्रमुख नियंत्रक है? मतलब कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में जो प्रमुख रूप से अपनी भूमिका निभा सकता है, उनमें से कौन सा है? देखिए यहां पर, यदि हम यहां पर ऑप्शन ए की बात करें, पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि शरीर के अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करती है। जो अन्य ग्रंथियां होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती हैं, लेकिन ये ब्लड प्रेशर से उतना ज्यादा संबंधित नहीं है। अन्य ग्रंथियों काम करेगी। मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं इसको, पीयूष ग्रंथि को। ये जो थाइमस लिखा हुआ है ये इम्यूनिटी से संबंधित है, ये प्रतिरक्षा से संबंधित है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। यहां पर ब्लड प्रेशर के बारे में पूछा गया है। इंसुलिन पूछा गया है, तो ये मधुमेह से संबंधित है, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, ये उससे संबंधित है। ये जो ऑप्शन डी लिखा हुआ है, अधिवक्र ग्रंथियां, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अधिवक्र ग्रंथि मतलब जो एड्रीनल ग्लैंड होती है, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। अब एड्रीनल ग्लैंड किस तरीके से इसका सही आंसर है? क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड जो है वहां से एक हार्मोन रिलीज हो सकता है जिसको कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन कहते हैं। और एल्डोस्टेरॉन क्या काम करता है? तो ये जल को और सोडियम को ब्लड में रीएब्सॉर्ब करने का काम करेगा। उस तरीके से ब्लड में इसकी सही मात्रा बनाए रखने का काम करेगा, और उस तरीके से ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो ब्लड प्रेशर से कौन सा रिलेटेड है? तो अधिवक्र ग्रंथियों से निकलने वाला एल्डोस्टेरॉन जो पाया जाता है। एल्डोस्टेरॉन का संबंध हो सकता है बीपी से, ब्लड प्रेशर से हो सकता है। और साथ ही साथ में एक हार्मोन और रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनेलिन, या तो इसको एड्रिलिन भी कहा जाता है और एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। जब कभी भी कोई इमरजेंसी होती है तो उस समय पर ये बीपी को थोड़ा सा बढ़ाने का काम करता है। इमरजेंसी के लिए हम तैयार हो सके, उस इमरजेंसी को फेस कर सके, तो उस समय पर भी ये बीपी को बढ़ाने का काम करेगा। तो एल्डोस्टेरॉन और एड्रिनेलिन दोनों ही ये बीपी से संबंधित हो सकते हैं, और इन दोनों का जो संबंध है वो है आपका अधिवक्र ग्रंथि से। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बल्कि ये तीनों ग्रंथियां प्राथमिक रूप से बीपी से संबंधित नहीं है, इनके प्राथमिक कार्य जो है वो अलग अलग है, प्राइमरी फंक्शंस इनके अलग हैं। ये जो ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो इस तरीके से हमने देखा कि अधिवक्र ग्रंथियां दो हार्मोन को रिलीज कर रही है। एल्डोस्टेरॉन, ये भी किससे संबंधित है? बीपी से संबंधित है। और एड्रीनेलिन, जिसे हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, वो भी बीपी से संबंधित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, वैसोप्रेसिन का कार्य क्या है? अच्छा प्रश्न है ये कि आखिरकार वैसोप्रेसिन क्या काम करता है। देखिए, वैसोप्रेसिन को हम एडीएच हार्मोन भी कहते हैं, और पीयूष ग्रंथि से ये रिलीज होता है। कहां से रिलीज होगा? ये पीयूष ग्रंथि से रिलीज होगा। तो इसका कार्य क्या है? पहला लिखा हुआ है धमनिकाओं को सिकोड़ना, मतलब जो आर्ट्रियोल्स होते हैं उनको सिकोड़ने का काम करना। अब देखिए, ये जो है ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। ये धमनिकाओं को सिकोड़ने का काम करता है, और इसी वजह से इसका नाम भी वैसोप्रेसिन है। इसी वजह से इसका नाम भी वैसोप्रेसिन है। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है वक्र नलिकाओं में जल का पुनरावशोषण कराना, बढ़ाना। चलिए,
अब देखिए ये जो है ये इसका बहुत ही फेमस फंक्शन है और हम सामान्य तौर पर इसी के बारे में जानते हैं कि ये जल का पुनरावशोषण कराता है। ये किडनी की नलिकाओं को संकेत देता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप जल को रीएब्जॉर्ब करो और उसकी वजह से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा यूरिन नहीं लगती है। और यदि मान लीजिए ये ठीक तरीके से काम करना बंद कर दे तो डायबिटीज इंसिपिड्स नाम की एक बीमारी हो जाती है जिसमें व्यक्ति को बार बार यूरिन जाने की समस्या होती है। तो ये ऑप्शन बी भी इसका बिल्कुल सही है। और अगला लिखा है रक्त दाब को बढ़ाना, तो वैसोप्रेसिन इससे भी संबंधित हो सकता है, इसलिए ये सभी आंसर इसके सही हैं। ऑल ऑफ दीज जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हमने ये देखा कि ये धमनिकाओं को दबाने का काम भी करता है, साथ ही साथ में जल के पुनरावशोषण का काम भी करता है, रक्त दाब को थोड़ा बढ़ाने का काम भी करेगा और इसलिए इसके आंसर सही होंगे, सभी होंगे इसके आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, वक्र से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है। अब वो हार्मोन कौन सा है जिसकी वजह से वो नियंत्रित होता है? अभी हमने बिल्कुल इसके बारे में चर्चा की है, अब भी बिल्कुल हमने इसके बारे में चर्चा की है। तो क्या ये टीएसएच हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। टीएसएच इसका आंसर नहीं हो सकता है, ये इसका आंसर नहीं है। एसीटीएच हो सकता है, ये भी इसका आंसर नहीं है। एफएसएच हो सकता है, ये भी इसका आंसर नहीं है। ये जो एडीएच लिखा हुआ है ये बिल्कुल इसका सही आंसर है, जिसे एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहते हैं। इसे कहते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इसे कहा जाता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एडीएच को कहा जाता है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब यदि हम बाकी को देखें तो आखिरकार इनके मतलब क्या है? ये होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका संबंध जो है पीयूष ग्रंथि से होता है, लेकिन ये कंट्रोल करता है थायराइड ग्रंथि को। ये लिखा है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसका मतलब होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एडीएच का मतलब हमने जान लिया, इसे हम कहते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। तो ये कहाँ से रिलीज हो रहा है? एडीएच रिलीज होता है पीयूष ग्रंथि से, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और ये क्या काम कर रहा है? तो किडनी से यूरिन की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कर रहा है। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं कि यदि ये हार्मोन ठीक तरीके से काम ना करे तो डायबिटीज इंसिपिड्स नाम की बीमारी हो सकती है। कौन सी बीमारी हो सकती है? उसे हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिड्स। और इसमें क्या होगा? किसी व्यक्ति को बार बार यूरिन जाना पड़ेगा और वो मधुमेह नहीं है। ये जो डायबिटीज होती है उसमें भी ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति को बार बार यूरिन का सेंस जो है वो आता है, लेकिन इसका संबंध उससे नहीं है, ये अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर जो है वो है डी, एडीएच। चलिए कोशिश कर रहे हैं हम कि हर एक प्रश्न को सॉल्व करते समय ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स को हम जान सकें। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मां और शिशु के बीच गले लगाना, चूमना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? ये तो मैंने अभी आपको इसी के बारे में बताया, जब मैंने आपको बताया था कि एक हार्मोन होता है जिसे लव हार्मोन कहते हैं, बॉन्डिंग हार्मोन भी होता है ये, और बर्थ हार्मोन होता है, और उसका नाम हमने क्या बताया था? उसका नाम हमने बताया था ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑप्शन डी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन के बारे में हमने क्या जाना था? हमने दो चीजों को और जाना था कि ये दुग्ध के स्त्राव को, मतलब मिल्क को रिलीज कराने में मदद करता है माता के शरीर में। और दूसरा हमने देखा था कि गर्भाशय के संकुचन में, जब जब कोई शिशु का जन्म होता है तो उस समय पर गर्भाशय के संकुचन में, माता के गर्भाशय के संकुचन में भी ये मदद करता है। ये दो इसके और कामों के बारे में हमने देखा था। यदि हम इसको देखें इंसुलिन, तो इंसुलिन का संबंध किससे है? इंसुलिन का संबंध है मधुमेह से, या फिर जिसे हम कहते हैं डायबिटीज। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो है जनन से संबंधित है, जनन अंगों से संबंधित है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और नॉर एड्रीनेलिन जो है ये हृदय गति वगैरह से संबंधित है, जो कि क्या बोलते हैं,
एड्रीनल ग्लैंड से संबंधित है। एड्रीनल ग्लैंड में जब हम पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में देखेंगे, नॉर एड्रीनलिन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑक्सीटोसिन के बारे में काफी जानकारियां हमें इस क्वेश्चन से मिल चुकी हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्त्रावी हार्मोन कौन सा है? मतलब थायराइड ग्रंथि जो होती है उससे थायरॉक्सिन स्त्रावित हो जाए, उसको उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही इसको देखा है कि एक हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जिसे कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और यही हार्मोन है जो कि इससे संबंधित है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन को रिलीज कराने के लिए संबंधित है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, ये जो पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि मतलब ये बाकी सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करती है। केवल एक ग्रंथि होती है जिसको ये कंट्रोल नहीं करेगी, और वो ग्रंथि होती है पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड ग्रंथि बस एक ऐसी ग्रंथि है जिसको ये कंट्रोल नहीं करेगी। बाकी जो ग्रंथियां होती है, एक दो ग्रंथियां और होती है, उनको भी कंट्रोल नहीं करती है, लेकिन जो फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस है, वो है पैराथायरॉइड ग्रंथि। इसको कंट्रोल नहीं करेगी। अब ये किसको कंट्रोल कर रही है? बहुत सारी ग्रंथियों को कंट्रोल कर रही है। तो बहुत सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करने की वजह से हम ये कहते हैं कि ये एक तरह की मास्टर ग्रंथि है, और इसका संबंध जो है थायराइड ग्रंथि से भी होता है। थायराइड ग्रंथि ठीक तरीके से काम करे और ठीक तरीके से थायरॉक्सिन को रिलीज करे, इसलिए ये एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है, जिसे हम TSH कहते हैं। और यह हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि को ठीक तरीके से काम करने में मदद करता है। संबंध किससे इसका? तो पीयूष ग्रंथि से ही इसका संबंध है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए। और बाकी के जो ऑप्शन है FSH, जिसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक हार्मोन लिखा है LTH, जिसको हम कहते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसको कहते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन, या तो इससे एक और नाम से जाना जाता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, और एक और नाम भी अभी याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। LTH का एक दूसरा नाम भी होता है, और एक होता है ACTH, जिसको हमने अभी पिछली क्लास में ही देखा है। इसको हम कहते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो इसको हम कहते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन, और साथ ही साथ में ये इसको कहते हैं प्रोलैक्टिन, इसको कहा जाता है। इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं और इसे प्रोलैक्टिन भी कहा जाता है, ये भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं हर किसी के फुल फॉर्म आपको बताते जा रहा हूं, मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा समय फिर चला जाएगा इस पूरी वीडियो को कंप्लीट करने में। हमारे काफी ज्यादा फैक्ट्स को जानना है और काफी ज्यादा प्रश्नों को हल करना है, तो इसलिए समय की कमी की वजह से मैं आपको इसके फुल फॉर्म बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो आयोडीन युक्त होता है? बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। अभी हमने जिसके बारे में चर्चा की है वो ही इसका बिल्कुल सही आंसर है। अभी हमने यहां पर थायरॉक्सिन के बारे में चर्चा की थी, अभी हमने यहां पर थायरॉक्सिन के बारे में चर्चा की थी, और वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए थायरॉक्सिन कहां से रिलीज होता है? तो ये रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से। ये होगा थायराइड ग्रंथि से रिलीज होगा, ठीक है। और थायराइड ग्रंथि से ये रिलीज होता है, तो इसमें आयोडीन जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और यदि मान लीजिए, एक चीज और आप याद रखिए, यदि किसी व्यक्ति में आयोडीन की कमी हो जाए और उसकी वजह से थायराइड ग्रंथि ठीक तरीके से काम ना करे, तो वो थायराइड ग्रंथि बहुत ज्यादा फूल जाती है और उसकी वजह से घेंगा रोग होता है। देखिए मैं आपको ये एक बार थायराइड ग्रंथि की इमेज दिखा देता हूं कि आखिरकार ये थायराइड ग्रंथि कहां पर पाई जाती है। ये देखिए, ये जो है एक आपको अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का इमेज दिखाई दे रहा है, और इसमें हमने ये देखा कि ये देखिए, ये यहां पर बनी हुई है थायराइड ग्लैंड, ये यहां पर बना हुआ है थायराइड ग्लैंड। ये जितनी भी ग्रंथियां हैं हम उनको इमेज की मदद से देख लेते हैं। ये यहां पर आपको दिखाई दे रही है थायराइड ग्लैंड, और इसी के पीछे देखिए ये यहां पर दिखाई दे रही है पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो इसके बारे में भी याद रखिए, ये यहां पर दिखाई दे रही है थायराइड ग्लैंड, ये यहां पर दिखाई दे रही है पैराथायरॉइड ग्लैंड। अभी हमने बहुत बार पीयूष ग्रंथि के बारे में भी पढ़ा, जिससे हमने कहा था पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखिए जरा, ये ब्रेन के हिस्से में दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड।
अभी लगभग लगभग सभी ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ते जाएंगे और उनकी इमेज को हम देखते जाएंगे कि आखिरकार वो कहाँ पर स्थित होती है। एड्रीनल ग्लैंड, इसके बारे में भी अभी हमने पढ़ा था, हमने देखा था एल्डोस्टेरॉन नाम का हार्मोन रिलीज करती है, साथ ही साथ में एड्रीनेलिन नाम का या फिर एपिनेफ्रिन नाम के हार्मोन को भी रिलीज करती है। कहाँ पर पाई जा रही है? तो यहाँ पर पाई जा रही है, ये दोनों जो आपको आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में यहाँ पर पेनक्रियाज वगैरह और कुछ जनन से संबंधित यहाँ पर ग्रंथियां बनी हुई हैं। इनके संबंध में जब प्रश्न आएंगे तो हम उससे भी डिस्कस करेंगे। अभी हमने जितनी भी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में काफी कुछ हमने पढ़ा, हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, एड्रीनल के बारे में और पैराथायराइड के बारे में पढ़ा है। आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, इसमें आपको सबकी लोकेशन दिखाई देगी कि आखिरकार ये कहां पर स्थित है। प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न में इसका सही आंसर क्या है? आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो आयोडीन युक्त हार्मोन होता है थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड इसको रिलीज करती है। और यदि बात की जाए बाकी के हार्मोन की, एड्रीनेलिन एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करती है, ये सब के बारे में हम देख चुके हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ये टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुषों के जनन अंगों से संबंधित है, इंसुलिन जो है वो पैनक्रियास से संबंधित है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलकंड रोग हो सकता है। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड रोग हो सकता है, मतलब गॉइटर हो सकता है, और संश्लेषित करने के लिए अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। अभी हमने इसके बारे में देखा, फिर से उसी क्वेश्चन को काफी ज्यादा बड़ा करके लिख दिया गया है। अब भी हमने इसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा की है कि भाई एक विशिष्ट हार्मोन को, वो विशिष्ट हार्मोन जिसकी कमी से क्या हो सकता है? घेंगा रोग हो सकता है। और यह क्या होगा? और उसको संश्लेषित करने के लिए अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की जरूरत होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, अलग फॉर्मेट में दिया गया, एक बार में आप इसका आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है। ऑफलाइन बैच वाले भी बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। क्या है इसका आंसर? हाँ, क्या है इसका आंसर? डी, आउटू ग्रंथि मतलब थायराइड ग्लैंड जो होती है, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसके बारे में देखेंगे, इससे संबंधित प्रश्न भी आएंगे। पैनक्रियाज हो गया, थाइमस हो गया, ये भी इनसे संबंधित प्रश्न भी आने वाले हैं। काफी हद तक हमें इनसे संबंधित जानकारियों को जानना है। थाइमस का संबंध किससे था? प्रतिरक्षा से था। अभी जब इसका प्रश्न आएगा तब हम इसको बहुत गहराई से जानेंगे। अग्नाशय के बारे में, अग्नाशय का संबंध किससे होता है? तो जो सबसे फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंसुलिन से संबंधित प्रश्न को पूछा जाता है। किसको पूछा जाता है? इंसुलिन से संबंधित प्रश्न को। और हाइपोथैलेमस ब्रेन का हिस्सा है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करने का काम करता है। आप देखिए यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी की ग्लैंड्स को रेगुलेट करने का काम कर रही हैं, और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस कर रहा है। तो इस तरीके से जितने फैक्ट्स हम जान सकते हैं उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब एक बार काम करते हैं, यहाँ पर एक शब्द आया है जिसे कहते हैं गॉइटर, और सामान्य भाषा में हम इसे कहते हैं घेंगा रोग। अब ये आखिरकार क्या होता है? देखिए, गले में पाई जाने वाली जो थायराइड ग्रंथि है, यदि वो आयोडीन की कमी की वजह से, आयोडीन की यदि कमी हो जाए तो ऐसी कंडीशन में ये गले की थायराइड ग्रंथि जो है थायरोक्सिन को बनाने के लिए काफी ज्यादा काम करने लगेगी, काफी ज्यादा वर्क आ जाएगा इसके पास में, और ऐसी कंडीशन में ये बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, गला काफी बड़ा दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पर एक ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसमें देखिए ये महिला के गले का हिस्सा कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए, ये महिला के गले का हिस्सा काफी बड़ा दिखाई दे रहा है, और इसे ही हम कहते हैं घेंगा रोग। घेंगा रोग या फिर जिसे हम कहते हैं गॉइटर। चलिए, तो ये हमने देखा कि आखिरकार ये कैसा दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हुए हमने इसका सही आंसर जो है वो देख लिया है कि ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है, थायराइड ग्लैंड इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन है? देखिए, अब भी बिल्कुल हमने इसके बारे में सारी जानकारियों को जाना है। हमने अभी देखा था, मैंने अभी आपको एक वर्ड के बारे में बताया था, और उस वर्ड का नाम था हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन में पाया जाता है। और हाइपोथैलेमस क्या काम कर रहा था? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करने का काम कर रहा था। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हाइपोथैलेमस जो लिखा हुआ है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। हाइपोथैलेमस क्या कार्य करेगा?
इसलिए इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम मास्टर ग्रंथि के भी मास्टर के नाम से जानते हैं, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड का मतलब ये होता है कि हम पीयूष ग्रंथि को क्या कह रहे थे, हमने पीयूष ग्रंथि को मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने क्या कहा था, पीयूष ग्रंथि को हमने कहा था मास्टर ग्रंथि, हमने इसे कहा था मास्टर ग्रंथि। और इस मास्टर ग्रंथि को भी रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है। तो इसलिए हम मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं। एक बार मैं देखता हूं यदि हमारे पास में इससे संबंधित यदि कोई इमेज होगी तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार ये हाइपोथैलेमस है कहां पर। ये देखिए, ये एक आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, ये बढ़िया सी एक ब्रेन की इमेज आपको दिखाई दे रही है, और ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्से को हम कहेंगे हाइपोथैलेमस, ये हिस्सा दिखाई दे रहा है। और ये क्या काम कर रहा है, बिल्कुल इसी के नीचे देखिए, ये हाइपोथैलेमस दिखाई दे रहा है और बिल्कुल इसी के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई दे रही है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमने एक इमेज की मदद से देखा कि आखिरकार ये सारी की सारी ग्लैंड्स कहां पर हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड यहां पर दिखाई दे रही है, ये देखिए ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये हाइपोथैलेमस है। और एक ग्रंथि के बारे में और आप देख लीजिए, उसकी लोकेशन को देख लीजिए, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पिनियल ग्लैंड यहां पर दिखाई दे रही है, ये हिस्सा जो है ये पिनियल ग्लैंड का, इसके बारे में इसकी लोकेशन भी हमें पता होनी चाहिए कहां पर है। तो इसकी इमेज को भी आप ध्यान से देखिए। और बाकी सब जो है वो नर्वस सिस्टम से है। अभी आगे वाली सीरीज में जब नर्वस सिस्टम आएगा तब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार ये सेरेब्रम क्या होता है, सेरेबेलम क्या होता है, मेड्यूला, पोन्स, ये सारी चीजें क्या हैं, इन सारी चीजों को पढ़ना बाकी है। तो हमने इमेज की मदद से देखा कि आखिरकार ये हाइपोथैलेमस होता कहां पर है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, स्तनधारियों में थाइमस सॉरी, स्तनधारियों में थाइमस ग्रंथि मुख्यतः किससे संबंधित होती है। अब देखिए मैंने आपको बताया था अभी, थाइमस ग्रंथि जो होती है वो शरीर की इम्यूनिटी से संबंधित होती है। क्या यही ऑप्शन में कहीं पर लिखा है शरीर की वृद्धि, ये इसका सही आंसर नहीं है। ये किससे संबंधित है, तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो एक ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, शरीर की वृद्धि उससे संबंधित है। ताप नियंत्रण भी अलग चीज है, शरीर की प्रतिरक्षा, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। ये जो शरीर की प्रतिरक्षा लिखा हुआ है मतलब बॉडी में इम्यूनिटी बनाने का काम जो है थाइमस ग्रंथि करती है। कहां पर पाई जाती है, तो यहां सीने के हिस्से में ये थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। अभी हम इससे संबंधित भी बहुत से फैक्ट्स को देखने वाले हैं। ये एक तरह की कोशिकाओं को रिलीज करते हैं और उनको हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट, ये टी लिम्फोसाइट को रिलीज करते हैं। और टी लिम्फोसाइट जो है वो प्रतिरक्षा से संबंधित होता है, इम्यूनिटी से संबंधित होता है। अब देखिए इसके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि जब कोई बच्चा छोटा रहता है तब उसके शरीर में ये पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे युवावस्था आती जाती है तब धीरे धीरे ये शरीर से गायब होती जाती है। ये इसके बारे में फैक्ट है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो युवावस्था में तो या फिर ऐसा लिखा हुआ आता है कि ज्यादा उम्र में गायब हो जाती है शरीर से। तो थाइमस ग्लैंड जो होती है वो ज्यादा उम्र में शरीर से गायब हो जाती है। कैसी दिखाई देती है, देखिए इसको भी इमेज की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कैसी दिखाई देगी। देखिए ये एक इमेज आपको दिखाई दे रही है और ये जो बीच का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इससे हम कहते हैं थाइमस। इससे ही संबंधित है थाइमस ग्रंथि, इससे ही संबंधित है थाइमस ग्रंथि। और जब कोई व्यक्ति ज्यादा उम्र का होगा तब जाकर के उसके शरीर से ये ग्रंथि धीरे धीरे गायब हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, इसका सही आंसर जो है वो है शरीर की प्रतिरक्षा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। यहां पर पूछा गया है कि कैल्शियम और फास्फोरस का संतुलन बनाए रखने के लिए, उससे संबंधित मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है उसको करने के लिए ऐसा कौन सा हार्मोन है, कहां से रिलीज होता है, किस ग्रंथि से रिलीज होगा। देखिए अभी जब हम प्रश्नों को हल कर रहे थे तब मैंने आपको एक ग्लैंड के बारे में बताया था, एक ग्रंथि के बारे में बताया था कि हमने प्रश्न को सॉल्व करते समय देखा था कि
ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र रूप से काम कर लेती है? तो हमने अभी इसमें देखा था पैराथायरॉइड एक ग्लैंड होती है, ये इसका सही आंसर है। पैराथायरॉइड जो है ये इसका सही आंसर है। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है वो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र रूप से काम करती है और साथ ही साथ में कैल्शियम और फास्फोरस को संतुलित करने का काम करेगी। ये रक्त में क्या करती है? कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करती है। यदि मान लीजिए कभी ऐसी कोई कंडीशन हो जाए जब कैल्शियम की मात्रा शरीर में कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करेगी। ये क्या काम करता है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करेगा और इस तरीके से ये कैल्शियम को संतुलित करता है और कैल्शियम के साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस दोनों को संतुलित करता है। अक्सर यहाँ पे कैल्शियम बस पूछा जाता है कई बार, लेकिन हमने यहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस दोनों को लिखा है क्योंकि इसका संबंध दोनों से है। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है दोनों से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखिए पिनियल ग्लैंड जो है इसके बारे में भी एक दो चीजें देखा जाए। थाइमस ग्लैंड के बारे में हम जान चुके हैं, युवावस्था जब कोई व्यक्ति ज्यादा उम्र का होता है तो ये विलुप्त हो जाती है। पिनियल ग्लैंड के बारे में ये है कि ये एक खास तरह के हार्मोन को रिलीज करती है जिसको कहते हैं मेलाटोनिन। पिनियल ग्लैंड एक खास तरह के हार्मोन को रिलीज करती है जिसे कहते हैं मेलाटोनिन, और ये जो है हमारी जैविक घड़ी से भी संबंधित होता है, हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक से संबंधित होता है। अग्नाशय, अग्नाशय के बारे में भी हम देखेंगे। अग्नाशय की बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उनके बारे में हमको देखना है। हम इसमें देखेंगे कि ग्लूकेगॉन रिलीज होता है, इंसुलिन रिलीज होता है, सोमैटोस्टैटिन रिलीज होता है, ये सारी चीजों के बारे में हमको देखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? ऐसा क्या है जो कि गलत है? देखिए अब यहां पर कुछ विकारों के बारे में लिखा हुआ है, कुछ बीमारियों के बारे में लिखा है और हमें यह जानना है कि ऐसा कौन सा इसमें मैच है जो गलत बन रहा है। तो ये जो कुशिंग सिंड्रोम, कॉर्टिसोल लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ऑप्शन बी लिखा हुआ है मधुमेह और इंसुलिन, ये भी बिल्कुल सही है। जब पेनक्रियास के जरिए लैंगरहैंस की द्वीपिका में ठीक तरीके से इंसुलिन रिलीज ना हो तब डायबिटीज होती है, ये भी बिल्कुल सही है। घेंगा थायरॉक्सिन से संबंधित है, अभी हम कई बार इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन को रिलीज करती है और यदि मान लीजिए वो ठीक तरीके से थायरॉक्सिन को रिलीज ना करे तो ऐसी कंडीशन में घेंगा रोग हो सकता है। ये जो लिखा हुआ है एक्रोगेली एड्रीनेलिन, ये इसका बिल्कुल सही आंसर नहीं है, ये इसका सही आंसर नहीं है। इसका संबंध जो है वो पीयूष ग्रंथि से है। पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन को रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन, और यदि वो ग्रोथ हार्मोन ठीक तरीके से काम ना करे तो इस तरह की बीमारी होती है। इसको एक्रोमेगली ये जो है इस तरह की बीमारी होगी। शरीर पूरी तरह से असंतुलित रूप से बढ़ता है, हाथ पांव का आकार जो है वो बदल जाएगा, शरीर में पेट का आकार बदल सकता है, इस तरह की बीमारियां होती हैं। और यहीं पर एक और बीमारी भी हम ग्रोथ हार्मोन में देखते हैं जिसको कहते हैं भीमकायता, उसे हम कहते हैं भीमकायता। और भीमकायता में क्या होता है, व्यक्ति का शरीर बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई देने लगता है, हाइट वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हाथ पैर बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे और काफी बड़ा व्यक्ति दिखाई देगा, मतलब उसका शरीर का आकार बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहेगा। तो ये जो ऑप्शन डी लिखा हुआ है ये मैच करने वाला ऑप्शन नहीं है, एड्रीनेलिन से इसका कोई संबंध नहीं है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये जोड़ा जो है गलत है, यहाँ पे गलत जोड़े के बारे में पूछा गया था, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की स्त्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? ऑफलाइन बैच वाले बच्चे बता देंगे। अभी बताया, बिल्कुल अभी बताया है ना, कौन सी ग्रंथि है ये, है ना? चलो सही जवाब दिया है, पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऐसी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र होकर के काम करेगी वो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है। पैराथायरॉइड ग्लैंड ब्लड में कैल्शियम को कंट्रोल करने का काम करेगी और इसमें ये पीयूष ग्रंथि से संबंधित नहीं होती। अधिवक्र ग्रंथि अभी हमने देखा था, ये भी इससे संबंधित हो सकती है, थायराइड भी संबंधित हो सकती है, जनन ग्रंथियां भी संबंधित हो सकती हैं। जनन ग्रंथियां कैसे संबंधित हो सकती है, अभी हमने इसमें देखा था
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, तो वो इससे संबंधित हो सकता है। थायराइड ग्लैंड के बारे में हम कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। थायरॉक्सिन के बारे में हमने देखा कि जो रिलीज होता है तो थायरोट्रोपिक एक हार्मोन होता है, उसकी वजह से पीयूष ग्रंथि उसको कंट्रोल करने का काम करती है। और एड्रीनल ग्लैंड भी इससे संबंधित जो है हो सकती है, होती है, पीयूष ग्रंथि से संबंधित होती है। लेकिन ये जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है पैराथायरॉयड, ये पीयूष ग्रंथि से मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित नहीं होती है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसका संबंध पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड किसको कंट्रोल नहीं करती? तो पैराथायरॉयड को कंट्रोल नहीं करती है। आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्त्रावी एवं बहिस्त्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, यदि आपने हमारी सीरीज से शुरू से जुड़े हुए हैं तो आप ये जानेंगे कि हम इस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट तौर पर कई बार सॉल्व कर चुके हैं। पहले भी हमने इस क्वेश्चन से संबंधित बहुत सारी चर्चा की है। हमें ये जानते हैं कि एक ग्रंथि शरीर में ऐसी पाई जाती है जो अंतःस्त्रावी मतलब एंडोक्राइन और साथ ही साथ में बहिर्स्त्रावी मतलब एक्सोक्राइन दोनों के रूप में काम करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब वो अंतःस्त्रावी के रूप में काम करती है तो अंतःस्त्रावी के रूप में हार्मोन भी रिलीज करती है और साथ ही साथ में वह बहिस्त्रावी के रूप में एंजाइम भी रिलीज करती है। तो इसका संबंध हार्मोन से भी है और एंजाइम से भी है। अब आप प्रश्न को ध्यान से देखिए कि आखिरकार ऐसी कौन सी ग्लैंड है, कौन सी ग्रंथि है जो बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों के रूप में काम कर रही है। क्या यह एड्रीनल ग्लैंड हो सकती है? बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकती है। क्या यह अश्रु ग्रंथि हो सकती है? ये भी नहीं। थायराइड ग्लैंड हो सकती है? ये भी नहीं। ये जो अग्नाशय पैनक्रियास लिखा हुआ है ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। और पैनक्रियास के बारे में हमने क्या देखा था कि एक तरह के अग्नाशयी रस को ये रिलीज करता है, ये अग्नाशयी रस को रिलीज करता है। और अग्नाशयी रस मतलब पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है। पैनक्रियाटिक जूस को जब ये रिलीज करता है तो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एमाइलेस। क्या काम करता है एमाइलेस? तो एमाइलेस कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। ये हमने डाइजेशन वाले टॉपिक में देखा था। एमाइलेस क्या काम कर रहा था? कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। एक मिनट जरा, ये स्पेलिंग कुछ, हाँ, ये जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करेगा। साथ ही साथ में इसी पैनक्रियाटिक जूस में एक और एंजाइम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं लाइपेस। और लाइपेस क्या काम करता है? लाइपेस वसा को पचाने का काम करता है। और साथ ही साथ में एक और एंजाइम पाया जाता है जिसको हमने कहा था ट्रिप्सिन। ये आप जो है पिछली क्लास में देखा होगा आपने, ये सारे प्रश्नों को हमने हल किया है। ट्रिप्सिन ये क्या काम कर रहा था? प्रोटीन को पचाने का काम कर रहा है। और ये सब कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? ये इसी अग्नाशय से रिलीज हो रहे हैं। अग्नाशय से रिलीज होने वाले एंजाइम है ये, एमाइलेस, लाइपेस, ट्रिप्सिन, ये सारे के सारे अग्नाशय से रिलीज होने वाले एंजाइम हैं। और साथ ही साथ में अग्नाशय में एक कुछ खास कोशिकाएं, एक खास एरिया पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका, जिसको हम कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका या तो इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, अब लैंगरहैंस की द्वीपिका में कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनकी जो अल्फा कोशिका होती है ये क्या काम करती है? ये ग्लूकेगॉन को रिलीज करने का काम करेगी। शुगर को कंट्रोल करने से संबंधित है। ब्लड में शुगर की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ाने का काम करता है। एक बीटा सेल पाए जाते हैं इसी में, इससे रिलीज होता है इंसुलिन, ये ब्लड शुगर को कम करने का काम करता है। और एक होता है डेल्टा सेल, एक होता है डेल्टा सेल। अब देखिए यहां पर ये जो मैं आपको बता रहा हूं डेल्टा सेल, बहुत सी किताबें ऐसी हैं जहां पर इसकी जगह पे अल्फा, बीटा और गामा लिखा हुआ है। लेकिन अब जो नई किताबें आ रही हैं उसकी जगह पर यहां पर डेल्टा लिखा हुआ मिलता है। तो बहुत सी किताबों में गामा भी लिखा है, बहुत सी किताबों में डेल्टा भी लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा। और डेल्टा कोशिकाएं जो होती है वो सोमेटोस्टेनिन को रिलीज करने का काम करती हैं। ये काम करते हैं सोमेटोस्टेनिन
स्टैटिन को रिलीज करने का काम करेंगे। और ये क्या करता है, ये भोजन के स्वांगीकरण से संबंधित है, स्वांगीकरण की अवधि से संबंधित है। ये सब हम डाइजेशन में देख चुके हैं, मैंने आपको पूरा रिवाइज करवाया है। ये हम अग्नाशयी रस के बारे में, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, इसको हम डाइजेशन वाले टॉपिक में देख चुके हैं। इंसुलिन कितने तरह के हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, तो ग्लूकेगॉन रिलीज हो रहा है, इंसुलिन रिलीज हो रहा है, सोमेटोस्टैटिन रिलीज हो रहा है, ये सब भी हम डाइजेशन वाले टॉपिक में देख चुके हैं। हमने एक बार इसको फिर से यहाँ पर रिवाइज किया है। अब जब हम इसको देख रहे हैं कि ये इस तरह के हार्मोन को भी रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यह एक तरह की अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये कैसी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। और साथ ही साथ में हमने ये देखा कि यह इस तरह के एंजाइम्स को भी रिलीज कर रहा है, ये इस तरह के एंजाइम्स को भी रिलीज कर रहा है। तो एंजाइम को रिलीज करने की वजह से क्या है, ये एक तरह की बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम कर रहा है अग्नाशय। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, यदि मैं चाहता तो केवल और केवल अग्नाशय बता करके आगे बढ़ जाता, लेकिन मैंने आपको पूरा स्पेसिफिक रीजन बताया, एक एक एंजाइम के बारे में बताया और एक एक हार्मोन के बारे में बताया। और मैंने आपको रिवाइज इसलिए कराया ताकि आप डाइजेशन वाले टॉपिक में भी इसको देखेंगे। आप एक बार डाइजेशन वाले टॉपिक पर भी जाइए, इससे संबंधित पूरी वीडियो को देखिए, उसमें आपको डाइजेशन के दूसरे भी महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, फैक्ट्स आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्न पर विचार कीजिए, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे फैक्ट्स हमें इसके बारे में मिलने वाले। पहला फैक्ट लिखा हुआ है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला फैक्ट हमें मिल चुका है। अब इसका आंसर जो भी आएगा उसके बारे में पहला फैक्ट हमें मिल चुका है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और उसके बाद में हमने देखा इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्त्रावित होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। और उसके बाद अगला फैक्ट कौन सा है, इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या है। अभी जो पिछले प्रश्न का आंसर था वही इसका भी आंसर है। तो यदि आपको पिछले प्रश्न का आंसर याद है और पिछले प्रश्न का कॉन्सेप्ट याद है तो ये भी बिल्कुल आपसे बन जाएगा। अभी हमने एक प्रश्न को सॉल्व किया और हमने उसमें अग्नाशय के बारे में, पैनक्रियास के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा। हमने देखा हार्मोन भी रिलीज कर रहा है, एंजाइम भी रिलीज कर रहा है। तो इसीलिए उसके जो भी एंजाइम होते हैं, जैसे एमाइलेज को रिलीज करता है, लाइपेज को रिलीज करता है और ट्रिप्सिन को रिलीज करता है, और वो भोजन को पचाने में काफी ज्यादा मदद करते हैं तीनों एंजाइम। क्योंकि एक ही जूस के अंदर, एक ही अग्नाशयी रस के अंदर कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम भी हैं, वसा को पचाने वाले एंजाइम भी है और प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम भी है। और इसलिए अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये जो अग्नाशयी रस होता है उसे ही पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो ये जितने भी फैक्ट्स लिखे हुए हैं ये अग्नाशय के बारे में बताए गए हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही। चलिए, तो अब इस तरीके से हमने देखा कि हमने अग्नाशय के बारे में बहुत सी जानकारियों को जान लिया है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पीयूष ग्रंथि के अल्प स्त्रवण से होने वाला रोग है। अब भाई, पीयूष ग्रंथि के अल्प स्त्रवण से कौन सा रोग होगा, हमें यह देखना है। यदि पीयूष ग्रंथि, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और हमें यह देखना है कि पीयूष ग्रंथि के अल्प स्त्रवण से डायरेक्ट तौर पर कौन सा रोग हो सकता है। डायरेक्ट तौर पर पूछा गया, इनडायरेक्ट तौर पर नहीं। देखिए, यदि हम देखें पीयूष ग्रंथि का संबंध किससे होता है, थायरोट्रोपिक हार्मोन से भी होता है। और थायरोट्रोपिक हार्मोन ठीक तरीके से काम ना करे तो थायराइड ग्रंथि भी काम नहीं करेगी, और थायराइड ग्रंथि काम नहीं करेगी तो घेंगा भी हो सकता है। लेकिन वो सेकेंडरी है, वो डायरेक्ट नहीं है। मतलब आप ये सोचे कि प्राइमरी कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं है। हमें किसी ऐसे आंसर को सिलेक्ट करना है जो बिल्कुल प्राइमरी आंसर है, बिल्कुल डायरेक्ट हो रहा है। मधुमेह हो सकता है क्या, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये यहाँ पे क्रेटिनिज्म लिखा हुआ है, क्या ये हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ये भी थायराइड ग्लैंड से संबंधित है, और थायराइड ग्लैंड भले ही पीयूष ग्रंथि उसको रेगुलेट करने का काम करता है, लेकिन आखिरकार घेंगा और क्रेटिनिज्म डायरेक्ट तौर पर किससे होते हैं, तो घेंगा और क्रेटिनिज्म डायरेक्ट तौर पर यदि देखा जाए तो थायराइड ग्लैंड से होते हैं, थायराइड ग्रंथि से होते हैं। और ये भी किससे हो रहा है, ये भी थायराइड ग्रंथि से हो रहा है।
अब हमें ये देखना है, ऑप्शन एक ही बचा हुआ है, डायबिटिस इंसिपिड्स। ये मैंने आपको बताया था कि पीयूष ग्रंथि से एक खास तरह का हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं एडीएच, या फिर जिसे कहा जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और इसे ही हमने एक दूसरे नाम से भी जाना था। एडीएच को हमने कहा था वैसोप्रेसिन, ये नाम भी हमने देखा था कि वैसोप्रेसिन भी इसको कहते हैं। और यदि ये ठीक तरीके से काम ना करे तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को क्या होगा, यूरिन का सेंस आएगा, वो व्यक्ति बार बार यूरिन जाएगा, और बार बार जब वो यूरिन जाएगा तो उसे क्या हो जाएगा, उसे डायबिटीज इंसिपिड्स नाम की बीमारी हो जाएगी। डायबिटीज इंसिपिड्स का संबंध किससे होता है, डायबिटीज इंसिपिड्स का संबंध एडीएस से होता है, और ये प्राइमरी तौर पर पीयूष ग्रंथि के अल्प स्त्रवण से होने वाला रोग है। यहां कंफ्यूज नहीं होना कि घेंगा भी हो सकता है, क्रिटिनिज्म भी हो सकता है, ये सेकेंडरी है। ये प्राइमरी तौर पर घेंगा और क्रिटिनिज्म प्राइमरी तौर पर थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। कंफ्यूज नहीं होना कि यहां पर एक थायरोट्रोपिक हार्मोन भी रिलीज हो रहा था, और यहां पर एक क्या बोलते हैं दूसरा उसी से संबंधित ये भी है। हमें बिल्कुल सटीक आंसर को चुनना है, ये दोनों सेकेंडरी हैं, और प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न की डिमांड के हिसाब से सबसे सटीक आंसर जो है वो है सी है, डायबिटीज इंसिपिड्स। एडीएच की वजह से होगा, वैसोप्रेसिन उसका दूसरा नाम। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उपापचयी दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है, मतलब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो किससे नियंत्रित होती हैं। ये देखिए, इसका सही आंसर है थायराइड ग्लैंड। जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, थायराइड ग्लैंड उनको भी काफी कंट्रोल करने का काम करता है। ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सरल प्रश्न इसलिए हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम जल्दी जल्दी अब प्रश्नों को हल कर रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा। देखिए, ये जो प्रश्न है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए आप। थोड़ा सा मॉडिफाई इसलिए कर लीजिए, इसको इस तरह से आप देखिए कि यदि अग्नाशय के अंतःस्त्रावी भाग में, अग्नाशय के अंतःस्त्रावी भाग में खराबी हो तो फिर क्या होगा। आप इसको इस तरीके से पढ़िए, यदि अग्नाशय के अंतःस्त्रावी भाग में खराबी हो तो क्या होगा। अंतर, आप इसको अग्नाशय के पूरे अग्नाशय से मत समझिए इसको, है ना। सॉरी, इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। मॉडिफाई क्यों कर दिया गया, क्योंकि एक लॉजिक है। देखिए, यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है रुधिर निर्माण बंद हो जाएगा यदि मान लीजिए अग्नाशय में अंतःस्त्रावी तंत्र जो ठीक तरीके से काम ना करे, तो इससे इसका कोई संबंध नहीं है। ये जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे, ये बिल्कुल इसके सही आंसर है। इंसुलिन उसके किस भाग से रिलीज हो रहा था, तो लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा सेल से रिलीज हो रहा था। ग्लूकेगॉन किससे रिलीज हो रहा था, तो वो उसकी अल्फा सेल से रिलीज हो रहा था। तो यदि मान लीजिए अग्नाशय में अंतःस्त्रावी भाग यदि ठीक तरीके से काम ना करे, तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन ठीक तरीके से नहीं बनेंगे। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि मैंने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई क्यों कर दिया। देखिए, किताबों में यह प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही दिया है कि अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा, ठीक है, और कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए। लेकिन आप इसको ध्यान से देखिए, यदि अग्नाशय में खराबी हो जाए तो यहां पर पूरे अग्नाशय की बात की जा रही है, पूरे पैनक्रियाज की बात की जा रही है। और यदि पूरे पैनक्रियाज में खराबी आ जाएगी तो वो हार्मोन के साथ साथ एंजाइम भी तो रिलीज नहीं करेगा, और एंजाइम यदि रिलीज नहीं करेगा तो पैनक्रियाटिक जूस में जो एमाइलेज, लाइपेज ये सब पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, वो भी तो ठीक तरीके से रिलीज नहीं होंगे। और जब वो रिलीज नहीं होंगे तो डाइजेशन भी तो अच्छे तरीके से नहीं होगा, जो ऑप्शन सी में लिखा है। तो इसके हिसाब से तो इसका आंसर बी और सी दोनों हो जाना चाहिए था। मेरी सामान्य समझ तो यही कहती है कि इसका आंसर फिर प्रश्न के हिसाब से दोनों होना चाहिए था, है ना। लेकिन अब यदि हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें और हम ये कहें कि अग्नाशय में अंतःस्त्रावी भाग के खराबी होने से क्या होगा, तो इसका आंसर बी होगा। और यदि यहां पर प्रश्न में लिखा होता कि अग्नाशय के बहिस्त्रावी भाग में खराबी आने से क्या होगा, तो फिर उसका आंसर सी हो सकता था, ठीक है। अग्नाशय के बहिस्त्रावी भाग में यदि दिक्कत होती तो फिर उसका आंसर सी होता। हमने इसको मॉडिफाई कर दिया ताकि इसका आंसर जो है किसी तरह का बी और सी वाला ऑप्शन ना आए। इसका सही आंसर जो है प्रश्न के हिसाब से, अगर अग्नाशय के अंतःस्त्रावी भाग में खराबी हो तो क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और प्रश्न है क्या। एक प्रश्न और है, भीम कायता और अग्राती कायता जिसको हम एक्रोमिगली कहते हैं वो किसके कारण होता है। तो देखिए, एक ग्रंथि पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, और वो एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसमें क्या बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन पाया जाता है। यदि वो बहुत ज्यादा रिलीज होने लगे पिट्यूटरी के अति स्त्रवण से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में भीम कायता आएगी, शरीर बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और एक्रोमिगली मतलब हाथ पैर का शेप बिगड़ेगा, हाथ पैर बिल्कुल असंतुलित तरीके से बढ़ेंगे। तो ये दोनों बीमारियां उससे ही संबंधित है, ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा रिलीज होने से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यहाँ अल्प स्त्रवण भी लिखा हुआ है, ये इसका सही आंसर नहीं है। थायराइड वाला ये भी सही आंसर नहीं है। ऑप्शन बी जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। पिट्यूटरी ग्लैंड यदि ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगी तो ये दोनों बीमारियां हो सकती हैं। चलिए, प्रश्नों की ये श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त हो चुकी है। आशा करते हैं कि आपके लिए ये प्रश्न काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे, और इसी तरह के प्रश्नों को हमारे साथ हल करने के लिए संभवी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। संभवी आईएएस के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।